अगर आपको याद हो तो कल हमने बात की थी एटम के बारे में, ठीक है। तो एटम के बारे में जब हमने कहा था तो क्या बात की थी, थोड़ा सा रिवीजन है, इसको जरा समझिएगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बड़ा सिंपल सा था जिसको हमने बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके ऊपर कि इसमें जो मॉलिक्यूल है वो क्या है। इसके ऊपर जब हम बात करते हैं, मॉलिक्यूल इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि मॉलिक्यूल इज ऑल्सो अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी कि एटम के बारे में यही है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा या हाईलाइट कर ले आप अपनी बुक पे। नंबर दो, ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, ये बड़ा अहम पॉइंट है। प्योर सब्सटेंस का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो क्या रह सकता है, बिल्कुल अकेला इंडिपेंडेंटली रहेगा। तो ये यहाँ पे आपने दो तीन बातें जो हैं वो अपने जहन में रखनी है और इनको अंडरलाइन और हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अब इनका क्या मतलब है, नाउ लेट्स टू डिस्कस अबाउट देम। जैसे कि हमने यहाँ पे भी बात की पहले कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो फिर हमारा एटम भी तो स्मॉलेस्ट ही है, लेकिन इसमें शर्त क्या है बेटा कि ये क्या होगा, साथ प्योर भी होगा। प्योर का क्या मतलब है, जैसे आप वाटर को लेते हैं H2O, ठीक है। अब ये वाटर भी तो प्योर ही होता है, लेकिन इसमें एक चीज जो नेक्स्ट हमें यहाँ पे बता रहा है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। व्हाट इट्स मीन कि यहाँ पे इन दोनों को हम किस तरह से देखेंगे कि ये एग्जिस्ट कर सके इंडिपेंडेंटली, किसी और के साथ ये कंबाइन ना हो। आगे देखते हैं, इट में कंटेन वन और मोर एटम्स। ये बड़ी अहम बात है कि जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो इसमें एक या एक से ज्यादा एटम क्या होंगे, शामिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहा है हमें हीलियम की, ये एग्जाम्पल है हीलियम, क्लोरीन Cl2, ओजोन O3, PO4, सल्फर S8। वन ऑफ द अदर हैंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ये दूसरी बात कर रहा है कि अगर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स की शक्ल में कंसिस्ट हों और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम के साथ मिलके बने, ये अब उनकी एग्जांपल्स हैं। इसमें आपके पास HCl है, HNO3 है, H2SO4 है और ग्लूकोज है। ये एक दूसरी एग्जांपल है जिसको अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम सिर्फ यहीं तक देखते हैं कि इसमें उसने हमें क्या बताया। मास, if you have any question about molecule, the definition of molecule, you can raise your hand, otherwise type no quickly. Well done. Okay. So अब ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन जो है वो हमें क्लियर है, इसमें अब हमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, दस मॉलिक्यूल कैन बी मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, मोनो मीन वन। अब वो क्या होगा, मोनो एटॉमिक, और एटम का मतलब तो आपको पता ही है, मोनो एटॉमिक यानी कि उसमें एक मॉलिक्यूल होगा। डाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाई, डाई मीन टू। टू। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द मीन बाय ट्राई, थ्री। थ्री। वेल डन, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे हमें बताया कि मॉलिक्यूल आपके कितनी किस्म के हो सकते हैं, काइंड्स उनकी क्या हो सकती हैं। मोनो एटॉमिक हो सकता है, डाइएटॉमिक हो सकता है और ट्राइएटॉमिक हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है। ये यहाँ पे आपके पास ये टेट्रा भी है, हेप्टा भी है, उसकी आगे भी है। इफ दे कंटेन वन, अब वही बात दोबारा बता रहा है, टू एंड थ्री एटम्स respectively. Molecules of elements may contain one, two or more same types of atom. अब क्या हो सकता है, उसमें सेम टाइप्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेम टाइप्स की है एग्जाम्पल, जिन्हें हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, होमोलोगस या होमोमोलिकुलर कहते हैं। ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी मैंने शुरू में एग्जाम्पल लिखी थी H2O की, ये भी आपके पास एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूल है, जिसमें हाइड्रोजन एक अलग एटम है और ऑक्सीजन एक अलग है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनने वाले हैं और ये इनकी एग्जांपल है जी। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है माज, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो क्विकली माय डियर। ओके, वेल डन। आगे हम इसके साइज के बारे में बात करते हैं। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डेफिनेटली बिगर देन एटम।
ऑब्वियसली इसी तरह से ही होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और यहाँ पे हम अगर मॉलिक्यूल की में बात करते हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी है 2 एटम मिल जाएं, 3 मिल जाएं, 4 मिल जाएं, डिफरेंट हो जाएं, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। यू शुड अंडरलाइन और हाईलाइट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम हियर। दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम। अब ये किस वजह से बड़ा होगा आपके मॉलिक्यूल का साइज, ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसमें। अगर आप एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन की, तो इसमें 2 क्लोरीन के एटम आपस में मिले हुए हैं, Cl Cl, सो ऑब्वियसली इट शुड बी ग्रेटर फ्रॉम इट्स एटॉमिक साइज। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स मिलते जाएंगे इसका साइज वेरी करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये और बड़ा होता जाएगा। प्रेजेंट इन देम and their shapes, some molecules are so big that they are called macro। अच्छा, ये मैक्रो का मतलब क्या है, मैक्रो मतलब कहते हैं बड़े को, ठीक है। देयर आर 2 टर्म्स, मैक्रो मीन बिग, जाइंट, काफी बड़ा होता है। एक मैक्रो होता है और दूसरा माइक्रो होता है, ठीक है। माइक्रो का क्या मतलब होता है, छोटा, ठीक है, वेरी स्मॉल। जैसे आप वो माइक्रोवेव ओवन वगैरह है आपके घर में, आप उसको देखते हैं, तो मैक्रो एंड माइक्रो यानी कि छोटे को कहेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बता रहा है, होमोग्लोबिन इज विच अ मैक्रो मॉलिक्यूल फाउंड इन ब्लड। ये हीमोग्लोबिन के बारे में कोई आइडिया है माज आपको? इफ यू हैव एनीथिंग, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? यस प्लीज। यस माज, hemoglobin. If you know, सर type वो yeah. If you don't know, type no. If you know, type yes. No problem. Don't think about that. The principal and the other locality याद member नहीं आ with रहा us. है। Just study. Yeah. नो सर, वो नहीं, याद नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन यू। अच्छा, आपको पता ब्लड, ठीक है, बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है। उस ब्लड में एक खास किस्म का, जी जी, उसमें जो हमारे सल्फेट और जो इसकी वजह से जो ब्लड होता है उसमें जो सल्फेट कर रहा होता है उसकी वजह से जो टेम्परेचर ऐसी कुछ। नहीं नहीं, आप दूसरी तरफ चले गए, गौर से सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। हीमोग्लोबिन इज सच अ मैक्रो मॉलिक्यूल, क्या कह रहा है कि ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये करता क्या है, प्रेजेंट तो ये ब्लड में होता है, फाउंड इन ब्लड, ये तो पता लग गया हमें। अब ये करता क्या है, इट हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स। जब आप सांस लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो सारी हवा आपके लंग्स में चली जाती है। अब जब वो लंग्स में जाती है, वहां पे आपके लंग्स में मौजूद एलोविलाइज होती हैं, आपने बायो में बड़ी डिटेल से पढ़ा होगा। उसमें अब जो ऑक्सीजन है वो ऐसे ही नहीं लंग्स में कैरी हो जाती, या वो वहां पे कोई पाइप्स नहीं है जो वहां से आपके आगे चले जाएंगे, वहां पे ब्लड होता है। ये ब्लड में ये मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं। ये क्या करता है, ब्लड में से मौजूद जो ऑक्सीजन आती है आपके नोज के जरिए लंग्स में, वहां से ये ऑक्सीजन को अपने साथ क्या कर लेता है, जोड़ लेता है, पकड़ लेता है ऑक्सीजन को दोनों हाथों से, उसको जाने नहीं देता फिर, और पकड़ के ब्लड का पार्ट बना लेता है। और बॉडी में जहां जहां ऑक्सीजन चाहिए होती है, फिर ये ब्लड के साथ लेके उसको रवाना हो जाता है, ठीक है, पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो वहां से ये लेता है और तमाम बॉडी के पार्ट में चला जाता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेड अप नियरली 10,000 एटम। अब यहाँ पे देखें, अंडरलाइन कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में 2-3 बार आ चुका है पास्ट पेपर में, जो आपके बोर्ड के एग्जाम हुए उसमें, कि ये कितना बड़ा है, उसका क्या साइज है, और ये ऑप्शंस में आया हुआ है, ठीक है। कीप इट इन योर माइंड, 1 नंबर का पूरा ये ऑब्जेक्टिव है आपका। एंड इट इज 60,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। तो ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट है, इनमें से यहां से लेके यहां तक, ये पूरे का पूरा जो है आपका एक ऑब्जेक्टिव का, इसमें से हर साल क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। कभी ये हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ लेते हैं क्या करता है, कभी ये इसका साइज पूछ लेते हैं, कभी इसका मैथ पूछ लेते हैं। तो यहां तक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। यस माज, क्लियर, ओके। नाउ अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मैं आपको अब लेके आऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय व्हाइट बोर्ड विद यू, ओके।
सो गौर से देखिएगा, आयन के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन सी माय व्हाइट बोर्ड, ओके। अच्छा बेटा आप गौर से देखिएगा, पहले एटम का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ रफली स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब एटम बेसिकली इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी, जैसे वी आर फंडामेंटल मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं और सही बुनियादी तौर पे हैं, इसमें हम किसी चीज को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। जो हमारे अकीदा है, ईमान, जिस पे हम कहते हैं वी आर फंडामेंटल मुस्लिम्स, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह एटम के जो लाजमी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ना, वो 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो सेंट जी जी मास, यस यू कैन शेयर, you can type, it's better you type, as if you know please type in the chat, okay, you can type in the chat, okay। so central part जो एटम का होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में 2 पार्ट्स होते हैं, एक में प्रोटॉन होता है और दूसरे में न्यूट्रॉन्स होते हैं। जबकि इसके साइडों पे क्या चीज रिवॉल्व कर रही होती है, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब जैसे P4 प्रोटॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, E electron negative charge, and N neutrons, it mean no charge, neutral। जैसे गाड़ी में भी एक न्यूट्रल गियर होता है, ठीक है, उसका मतलब है कि वो ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, वहीं पे रहेगी। प्रोटॉन पॉजिटिव और E से आप इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज कह रहे हैं। ये तो एक सिंपली रफली स्ट्रक्चर था किसका, एक एटम का। अच्छा अब हम बात कर रहे थे आयन के बारे में कि आयन क्या चीज है। It's very easy to understand this. First try to understand this one. अमाद अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट। ओके ओके थैंक यू। अब ये बात सुनिएगा बड़े गौर से, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। इट्स मीन लेट्स सपोज इसमें प्रोटॉन 5 हैं, इट्स मीन 5 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। न्यूट्रॉन को तो अभी आप भूल ही जाए ना, क्योंकि वो न्यूट्रल है, हम उसके नंबर्स को डिस्कस करेंगे। मोस्टली इक्वल होते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो हमारा एक अलग टॉपिक है। अच्छा इट्स मीन कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत सिंपल है। अब आयन क्या चीज है, जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, निकल जाएं, इट्स लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब कोई एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो क्या चीज बढ़ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, मैं -1 कर देता हूं, दैट इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, इट्स मीन प्लस चार्ज इंक्रीज्ड। सो नाउ आफ्टर लूजिंग दिस 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर पॉजिटिव आयन। अब इसको हम क्या नाम देंगे, आयन का नाम देंगे, ION। जी माज यहां तक एक क्वेश्चन बेटा, you can raise your hand, otherwise type no। clear, any doubt? okay now अभी एक और चीज देखिएगा, लेट्स सपोज इस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये माइनस इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यहाँ पे एक और एटम भी पड़ा हुआ है, ठीक है, जो ऑलरेडी एटॉमिक फॉर्म में है, उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। हाउ मेनी, डोंट थिंक अबाउट दैट। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन भाग के आता है और इस एटम में चला जाता है। पहले तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल थे, अब क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, इंक्रीज कर गए। इट्स मीन द नेगेटिव चार्ज इंक्रीज्ड इन दिस एटम and positive charge decrease in this atom. Now this atom is not an atom now. अब हम इसे क्या कहेंगे, that is your negative ion। ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव आयन हो गया। यस
Understand? It's very easy and very simple. Now come back towards your textbook. अब मैं आपको आपकी किताब की तरफ लेके आता हूँ। नहीं जी, ये देखिएगा जी, अब आपकी टेक्स्ट बुक आ गई है। यहाँ पे क्या है जी, आइन क्या है? आइन्स आर दो स्पीशीज विच कैरी ईदर, या तो उनके ऊपर क्या हो सकता है बेटा, पॉजिटिव, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, पॉजिटिव होगा, या वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। रीजन आपको पता चल गई है ये पॉजिटिव क्यों होगा और नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि वी नो दैट एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अगर उसने यहाँ पे क्या किया कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इस कंडीशन में अगर वो यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर यहाँ पे वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो फिर उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। whenever an atom of an element lose or more electron, positive ions are formed. नेक्स्ट देखते हैं जी इसके बारे में। जी माज, एनी क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। तो ये आगे वही बात है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है, उसी के बारे में नेक्स्ट बता रहा है। A sufficient amount of energy is to be provided to a neutral atom to ionize. अच्छा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। आयन है ना, तो आयन्स बनाने के लिए हम उसको आयोनाइजेशन कहेंगे। अब आपको पता है हर काम के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। इवन कि अगर आप अपनी आईज को भी ब्लिंक करते हो तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। आप जो सुन रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो, उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अगर ये एक छोटा सा जरा जिसको हमने एटम का नाम दिया हुआ है, इसको भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो क्या कहता है, a sufficient energy amount of energy is required or provided to neutral. न्यूट्रल मतलब कि एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, इवन उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, लेकिन ओवरऑल वो तमाम क्या है, इक्वल है, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल है। अब यहाँ पे बता रहा है कि ये एनी एटम व्हेन इट्स गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन इट बिकम एन आइन। कौन सा आइन है, जिसे हम नेगेटिव आइन का नाम दे रहे हैं क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। दिस पॉजिटिव इज कॉल्ड केटाइन। अब इसको हमने केटाइन क्यों कहा, जब भी पॉजिटिव आइन होगा उसको हम केटाइन कहेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जब भी आपके पास नेगेटिव आइन आएगा उसको हम एनाइन कहेंगे, ठीक है। रीजन इसकी क्या है, याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। बच्चे इसमें मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम केटाइन और एनाइन में पता नहीं चलता। तो ये देखें, जब आप केटाइन के स्पेलिंग लिखते हैं सी ए और ये टी, ये जब टी आता है ना तो ये आपके यहाँ पे प्लस का साइन बन जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दिस टी मीन टू से इट्स कंटेन अ पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका पॉजिटिव आइन है। मास अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये एक ट्रिक है याद करने का कि अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह है, कौन सा केटाइन है और कौन सा एनाइन है, किस पे पॉजिटिव चार्ज है और किस पे नेगेटिव, तो आप इस स्पेलिंग लिखते हुए केटाइन के यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा। केटाइन में कैरी +1 +2 +3। ये कैसे होगा, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2, और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 हो जाएगा। चार्ज और चार्जेस, द नंबर ऑफ चार्जेस present on an ion depends upon the number of electrons lost by the atom. जितने उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। anyhow energy is always required to do so. देखिए, अगर आपका ये एटम है, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा ड्रा करने लगा हूं, यहां से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। अब इतने हिस्से में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस हिस्से को फिल करने के लिए, उस पार्ट को फिल करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वरना कोई भी कुछ नहीं देता, ठीक है। अगर आप कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो दे शुड पे यू फॉर योर वर्किंग। अगर आप मेहनत कर रहे हैं आज एजुकेशन हासिल करने के लिए, तो आप उससे रिवॉर्ड में कुछ लेंगे, तो यहाँ पे ये एनर्जी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज इट विल नॉट रिमूव। तो ये बहुत अहम पॉइंट है। एनी हाउ एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू सो। इस काम के लिए एनर्जी आपको लाजमी चाहिए। Hence, the formation of a positive ion is an endothermic process.
तो ये एंडो का एक नेक्स्ट टर्म है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये दो टर्म्स हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे रोकते हैं, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम दोबारा इधर से आइन से स्टार्ट करेंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। Maz, if you want to ask anything, you can, no problem. Any question, you can ask.